Welcome to our physics lecture for class 12. Today topic is electrical devices जो कि EMI का last part है alternating current में. So that is a transformer. ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है which changes the AC voltage level, यानी कि जो डिवाइस अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज लेवल को चेंज कर सकती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर. एक ऐसी डिवाइस जो कन्वर्ट करती है लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड वाइस वर्सा, यानी कि इस डिवाइस के साथ आप लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट कर सकते हो और हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को भी लो में कन्वर्ट कर सकते हो. एंड इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन में हम लेंगे एक सॉफ्ट आयरन कोर. इट कंसिस्ट्स ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर. लैमिनेटेड कोर होगी वो. क्यों? क्योंकि हमें मिनिमाइज करनी है एडी करंट्स over a soft iron core. Two coils are wound. First coil is known as a primary coil and second coil is known as the secondary coil. जो first coil है उससे हम इनपुट देंगे और जो second coil है उससे हम आउटपुट लेंगे. मैं क्या कह रही हूँ, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिया है, एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया है जो कि लैमिनेटेड है. ये देखिए, ये रेक्टेंगल शो किए हुए हैं. दैट मीन्स द सॉफ्ट आयरन कोर इज देयर विच इज लैमिनेटेड. लैमिनेटेड इसलिए क्योंकि हमें एडी करंट्स को क्या करना बच्चे, मिनिमाइज करना है. और इसी जो सॉफ्ट आयरन कोर मैंने ली है इसके ऊपर दो कॉइल्स देखिए वाउंड की हुई है. फर्स्ट इज प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी कॉइल. जो प्राइमरी कॉइल है उसे हम क्या देंगे, इनपुट, और जो सेकेंडरी कॉइल है उससे हम क्या लेंगे, आउटपुट. ओके, होप अब आपको कंस्ट्रक्शन क्या है क्लियर. अब देखिए, मैंने डेफिनेशन में ही बोला था कि एक ऐसी डिवाइस है ट्रांसफार्मर जो कि हाई वोल्टेज लेवल को लो भी कर सकती है और लो वोल्टेज लेवल को हम हाई कर सकते हैं. लो अल्टरनेटिंग करंट टू हाई अल्टरनेटिंग करंट एंड हाई अल्टरनेटिंग करंट टू लो अल्टरनेटिंग करंट. तो ऑब्वियसली अब अगर ये दोनों चीज़ों का काम कर रहा है, सो देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर. फर्स्ट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सेकेंड इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. देखिए, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है नेम से ही क्लियर है, जो कि वोल्टेज लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज लेवल को जो इंक्रीज करेगा उसे हम क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर. अब आप इससे ही देख सकते हैं कि एसी वोल्टेज लेवल को इंक्रीज कर रहा है. वोल्टेज लेवल को इंक्रीज कर रहा है मतलब आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, ज्यादा. इनपुट क्या थी, कम. यानी कि सेकेंडरी कॉइल्स का नंबर ऑफ टर्न्स क्या होना चाहिए, ज्यादा, एज कंपेयर टू द प्राइमरी कॉइल इन केस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर. क्योंकि मुझे आउटपुट क्या चाहिए, विच इज ज्यादा, एज कंपेयर टू इनपुट. तो इसीलिए ही मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल. To make the transformer as step up transformer to increase the AC voltage level. Okay, is that clear? Next step down transformer है, एक ऐसे ट्रांसफार्मर जो कि AC वोल्टेज लेवल को डिक्रीज करेगा. अब देखो, AC वोल्टेज लेवल को मुझे डिक्रीज करना है, यानी कि अब मुझे आउटपुट चाहिए कम, इनपुट है मेरे पास ज्यादा. तो ऑब्वियसली मैं क्या यूज करूंगी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. और ये कैसे होगा, जब प्राइमरी कॉइल्स क्या होंगी, ज्यादा, ताकि ज्यादा इनपुट है क्योंकि. ओके, और आउटपुट कम है तो मतलब सेकेंडरी कॉइल क्या होंगी, कम, इन केस ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ओके, so a transformer which decreases the AC voltage level, that is known as a step down transformer. और इस केस में नंबर ऑफ टर्न्स जो है सेकेंडरी कॉइल की वो कम होंगी एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, क्योंकि हमें आउटपुट क्या चाहिए बच्चे, अब कम, एज कंपेयर टू द इनपुट. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी इसकी वर्किंग और थ्योरी. देखिए, वर्किंग में क्या है कि जब भी हम AC अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करेंगे अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, ठीक है. अब ऑब्वियस है कि प्राइमरी कॉइल के साथ इनपुट जुड़ी हुई है, यहाँ से हम इसको क्या देंगे, अल्टरनेटिंग करंट देंगे. तो अल्टरनेटिंग करंट, जब भी हम करंट अप्लाई करते हैं किसी भी कॉइल में, तो उसमें एक फ्लक्स लिंक्ड शो होता है, फ्लक्स आ जाता है. यानी कि चेंज इन फ्लक्स किसकी वजह से आता है, इंडक्टेंस की वजह से. यस राइट, जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस में पढ़ चुके हैं. तो फ्लक्स लिंक विद द प्राइमरी कॉइल गेट चेंज्ड. दिस विल प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ विद द प्राइमरी कॉइल ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, और सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं हम इसे. ठीक है, तो जब हमने प्राइमरी कॉइल को अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किया तो जो फ्लक्स है प्राइमरी कॉइल के साथ लिंक किया हुआ वो चेंज होगा.
है ना, हमने लेंस लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि वो हमेशा उसमें जो भी चेंजेस आते हैं वो चीज को अपोज करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह होगी कि वो उस चीज को अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है, राइट। सो फ्लक्स लिंक विद द प्राइमरी कॉइल गेट चेंज्ड, दिस विल प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा बच्चे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वो किसकी वजह से होगा, कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, वर्किंग में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि जो AC है वो हमने अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किया एज अ इनपुट टू द प्राइमरी कॉइल, जिसकी वजह से जो फ्लक्स था प्राइमरी कॉइल के साथ जो लिंक किया हुआ था वो चेंज हो रहा था, और उस चेंज की वजह से क्या होगा, प्रोड्यूस्ड EMF। ओके, क्योंकि हमने किया था E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt, रिमेंबर E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt, ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप फिर भी भूल चुके हो, आप दोबारा से लिंक चैनल पे जाके उसका जो वीडियो है वो देख सकते हो। ओके, सो दिस विल प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्यों, फाई चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से। ओके, अब जो प्राइमरी कॉइल है इसमें तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया, पर जो सेकेंडरी कॉइल है आप देख सकते हो वो कपल की हुई है प्राइमरी कॉइल के साथ, यानी कि इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या करेगा, सेकेंडरी कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस करने की कोशिश करेगा। और उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, जब एक कॉइल में इंड्यूस हो चुका है दूसरी कॉइल में उसकी वजह से इंड्यूस होना बाकी है, तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से सेकेंडरी कॉइल में EMF इंड्यूस्ड हो रहा है ड्यू टू द इंड्यूस्ड EMF इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, इनपुट दिया प्राइमरी कॉइल को, इसमें फ्लक्स चेंज हुआ, EMF इंड्यूस हुआ ड्यू टू द सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, फिर इस कॉइल की वजह से सेकेंडरी कॉइल में EMF इंड्यूस हुआ ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, इसमें सेल्फ इंडक्टेंस, इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस। Please remember this point. It is very important to note down. So since secondary coil is mutually coupled with the primary coil, वही चीज लिखा है बच्चे. So there is production of induced EMF in secondary coil, but यहाँ पे reason क्या है, due to the mutual inductance. म्यूचुअल इंडक्शन भी बोल लेते हो आप, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोल लेते हो। ओके, सो अब इस सब का कारण क्या था, फाई चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, हमारा फ्लक्स। सो लेट हमने यही किया कि d∅/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद वन टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल, यानी कि एक टर्न प्राइमरी कॉइल, एक कॉइल है ना, ये प्राइमरी कॉइल इस तरह से है, उसकी एक टर्न की वजह से d∅/dt है, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स np है तो कितना होगा, np इंटू d∅/dt, और हमें पता है दैट d∅/dt किसके बराबर है, इंड्यूस्ड EMF, है ना, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt किया था ना हमने, पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉइल यूज कर रहे हैं जिसके काफी सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो एक टर्न की वजह से तो हम निकालेंगे नहीं, सभी टर्न्स की वजह से निकालेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे एक टर्म एडिशन हुई है NP, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। तो इंड्यूस्ड EMF जो प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस हुआ है वो किसके बराबर होगा, EP इज इक्वल टू माइनस NP d∅/dt. So let it be question number 1, and it is due to the self inductance. Okay, self inductance और self induction की वजह से। नेक्स्ट, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। ओके, induced EMF is produced in the secondary coil, तो ES is equal to minus NS d∅/dt again. ओके, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स आएंगी, यहाँ पे प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, पर रीजन डिफरेंट है, प्राइमरी में ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन एंड सेकेंडरी में ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, d∅/dt तो कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, ES डिवाइड बाई EP इज इक्वल टू NS डिवाइड बाई NP is equals to K. Let it be K. Okay. So this is the known as a transformation ratio. कि कितना ट्रांसफॉर्म हुआ. Okay. So अगर K क्या है 1 से ज्यादा,
अब देखो अगर K क्या है 1 से ज्यादा, यानी कि NS डिवाइड बाय NP रेशो क्या आएगी 1 से ज्यादा, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर K क्या है लेस देन 1, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 करोगे ना तो वही आ जाएगा बच्चे NS डिवाइड बाय NP। देखो अगर आप करोगे ग्रेटर देन 1 तो NS क्या आएगा बड़ा एज कम्पेयर टू NP, यानी कि सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स क्या है ज्यादा एज कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल, मतलब दिस इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर सिमिलर विद द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, सो IP और IS मैंने मान लिया कि करंट फ्लो कर रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में, सो वी हैव अज्यूम दैट देयर इज नो लॉस। ओके, हमने अज्यूम किया कि कोई भी लॉस नहीं है, इसका मतलब जो EMF इंड्यूस हुआ प्राइमरी में वही इंड्यूस हुआ सेकेंडरी में, कि उसने पूरा का पूरा म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ EMF प्राइमरी वाले ने सेकेंडरी वाले को दे दिया और हमारी पूरी की पूरी आउटपुट आ गई। दैट मीन्स इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर, और पावर किसके इक्वल होती है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है VI। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का काम कौन कर रहा है इंड्यूस्ड EMF। ओके, तो यहाँ पे EP IP is equals to ES IS। ओके, दिस इज कंफर्म एज सेकेंडरी कॉइल, और P यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि प्राइमरी के लिए बचे। इसी के साथ हमने रेशो देख ली, ES डिवाइड बाय EP क्या आ जाएगी IP डिवाइड बाय IS। I is the current flowing in the primary circuit and secondary circuit। ओके, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आया कि जो इंड्यूस EMF है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके करंट की, यानी कि इंड्यूस EMF ज्यादा तो करंट क्या होएगा कम। बट इन एक्चुअल जो है ऐसा नहीं होता। हमने क्या किया, एक यहाँ पे हमने शो करने की कोशिश की कि कोई भी पावर लॉस नहीं हुआ है, पर इन एक्चुअली देयर इज नो ट्रांसफार्मर इज देयर इन विच देयर इज नो लॉस। ओके, प्रैक्टिकली ऐसा ट्रांसफार्मर पॉसिबल नहीं है जिसमें कोई भी लॉस ना हो, तो एफिशिएंसी क्या होगी हमेशा लेस देन 1। that is N is equals to output power divided by input power, that is ES IS divided by EP IP। okay, efficiency is less than 1। तो आउटपुट पावर और इनपुट पावर की रेशो निकाल ली, क्या निकालने के लिए एफिशिएंसी निकालने के लिए, और आउटपुट पावर किसके इक्वल है ES IS डिवाइड बाय EP IP। ओके, तो ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया आर्टिकल अपना एफिशिएंसी निकालने के पश्चात। अब हम करेंगे यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए सबसे मेन यूज होता है दैट इट इज यूज्ड इन द लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन, यानी कि दूर दूर तक जब हमें ट्रांसमिशन करनी होती है तो उस टाइम पे हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। क्यों, पहले हम अज्यूम करते हैं कि हमने कोई भी ट्रांसफार्मर यूज नहीं किया, तो ट्रांसफार्मर अगर यूज नहीं किया तो वही यूज करेंगे हम लंबी लंबी वायर्स। ठीक है, तो वो लॉन्ग वायर जब हम यूज करेंगे इन द ट्रांसमिशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो इसमें क्या होएगा लॉन्ग वायर यूज कर रहे हैं, थिकनेस उनकी हमें ज्यादा रखनी पड़ेगी करंट को ट्रांसफर करने के लिए। उसके अलावा जो पोल्स हैं वो भी थिक रखने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस क्या चाहिए लेस, ताकि हमारा करंट मैक्सिमम ट्रांसफर हो सके। और उन पोल्स को मोटे मोटे वो पोल्स को बनाने के लिए, मोटे मोटे खंभों को बनाने के लिए हमें मटेरियल भी ज्यादा यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी मनी भी क्या होगी ज्यादा यूज। अब इन सब में मेन कल्प्रिट कौन है करंट, यानी कि करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक हमें ट्रांसफर करने के लिए पोल की थिकनेस क्या रखनी पड़ रही है ज्यादा, ताकि रेजिस्टेंस क्या हो कम। तो अब अगर करंट ज्यादा होएगा हीट भी तो ज्यादा होएगी, है ना, ये है जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, व्हेन जिसके अकॉर्डिंग H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT होता है बच्चे। किसी भी वायर में जब करंट फ्लो करता है तो उसमें कुछ ना कुछ हीटिंग इफेक्ट होता है, वही दिया था जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट उसे हम बोलते हैं। तो अब अगर I ज्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट भी क्या होगा ज्यादा, इसका मतलब पावर की वेस्टेज बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, जब हम ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर रहे, पर अगर हम ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे मैंने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लिए, यहाँ पे स्टेप डाउन, यानी कि करंट ज्यादा आ रहा है मुझे क्या चाहिए कम, तो इससे मैंने क्या रिड्यूस किया करंट रिड्यूस कर दिया। करंट रिड्यूस करने से मैंने क्या रिड्यूस किया हीटिंग पावर रिड्यूस कर दी, और हीटिंग पावर से क्या हुआ मेरा पावर लॉस भी क्या हो गया कम हो गया। और ट्रांसफार्मर यूज करने की बजाय से मुझे पोल्स की भी थिकनेस ज्यादा नहीं रखनी पड़ी, क्योंकि अब मैं करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकती हूँ अपनी मर्जी से।
रेजिस्टेंस का मुझे कोई भी लेना देना अब नहीं रहा। तो पोल्स क्या हो गए, पतले हो गए, थिन हो गए, मनी भी मुझे लेस वेस्ट करनी पड़ी और मेरा काफी सारा मटेरियल बन गया पोल्स को बनाने की वजह से, जो पहले वेस्ट हो जाता था जब हम ट्रांसफार्मर यूज नहीं करते थे। ओके, ये सिंपल ये दिया हुआ है कि 220 वोल्ट वोल्टेज से 5 एम्पियर करंट जब फ्लो कर रहा है तो पावर इतनी है। ओके, सो दैट इज व्हाई ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन। ये उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है सारी की सारी, that in the transmission of AC over long distance, loss of power is I square R, where I is the strength of current and R is the resistance of wire। और पावर लॉस को रिड्यूस करने के लिए, AC को लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करने के लिए हाई वोल्टेजेस पर मुझे I को रिड्यूस करना पड़ेगा। Okay, so therefore I square R become negligibly low. As I has been reduced sufficiently, I square R remains negligible. तो अगर मैं ट्रांसफार्मर यूज करूंगी इन शॉर्ट, तो मैं क्या रिड्यूस कर सकती हूँ, I। तो इसकी वजह से मेरा हीटिंग इफेक्ट भी क्या होएगा, कम। हीटिंग इफेक्ट कम होएगा तो मुझे पोल्स की भी थिकनेस इंक्रीज या डिक्रीज अपने लेवल से मैं कर सकती हूँ, ताकि मेरा लेस मटेरियल यूज हो पोल्स को बनाने की वजह से। ये देखिए, अगर मैं ट्रांसफार्मर यूज नहीं करती तो मुझे थिक पोल्स बनाने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट मेरे पास अदर यूजेस हैं ट्रांसफार्मर के, कि वोल्टेज रेगुलेटर में यूज होता है, टीवी जैसे फ्रिज, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर। इसके अलावा इंडक्शन फर्नेसेस में भी यूज होता है ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो ज्यादातर वेल्डिंग पर्पजेस के लिए यूज होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।